मुंबई का शहर कभी नहीं सोता। इसकी धड़कनें हर गली, हर सड़क, हर कोने में गूंजती रहती हैं। यहाँ की जगमगाती नियन लाइटें उन लोगों की जिंदगी को रोशन करती हैं, जो चाहत और अंधकार के बीच बारीक रेखा पर चलते हैं। इन्हीं में से एक है मीरा, एक युवा महिला जो जीवन और विनाश के बीच की पतली रेखा पर चल रही है। उसकी जिंदगी एक शांत तूफान की तरह है, अस्त व्यस्त और अनिश्चित। फिर भी वह इस उम्मीद से चिपकी हुई है कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। मीरा का असली नाम अब मायने नहीं रखता। वह जिस नाम से जानी जाती है वह है माधुरी, एक मुखौटा जो वह खुद को बचाने के लिए पहनती है। वह मुंबई के सबसे पुराने और कुख्यात रेड लाइट इलाकों में से एक में सेक्स वर्कर के रूप में काम करती है। यह ऐसी जगह है जहां लोग खो जाते हैं। उनकी पहचानें उन अंधेरों में गुम हो जाती हैं जो इन तंग गलियों में नसों की तरह फैली हुई हैं। यहाँ रातें लंबी होती हैं और सन्नाटा केवल उन पुरुषों की चीखों से टूटता है जो अपनी वासना को तृप्त करने आते हैं, और उन महिलाओं के कदमों से जो चुने जाने का इंतजार करती हैं। लेकिन मीरा यहाँ की नहीं है वास्तव में। न तो वह इस जीवन में जन्मी है और न ही उसे इसके लिए मजबूर किया गया था। उसने इसे चुना था, या कम से कम यही वह खुद से हर दिन कहती है। ये सब तब शुरू हुआ जब उसने अपने परिवार से उस जिंदगी से भागने का फैसला किया जो उसने कभी परफेक्ट समझी थी। एक त्रासदी ने उसे तोड़ दिया, उसे भावनात्मक रूप से खाली और बिना किसी उद्देश्य के छोड़ दिया। उसने एक नई शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन दुनिया ने उसके लिए अलग ही योजना बनाई थी। इसलिए उसने खुद को ढाला, बन गई माधुरी, वह महिला जो जीवित रहने के लिए मुस्कुराती है, जो अपना दर्द भुलाने के लिए हंसती है। फिर भी अपने काम के बीच उसका दिल कुछ और चाहता है, कुछ ऐसा जो अजनबियों के स्पर्श से परे हो। वह एक ऐसी जिंदगी का सपना देखती है जहां वह उन पुरुषों से परिभाषित नहीं होती जो उसके समय के लिए पैसे देते हैं, जहां उसे उसकी सच्ची पहचान के लिए देखा जाता है और उसे सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा देखता है जो उसे सच में देखता है, और वह है राजन। राजन, एक पुलिस अधिकारी, पहली बार उसके जीवन में एक साल पहले आया था, एक लापता महिला की जांच के दौरान, जिसे आखिरी बार उसी इलाके में देखा गया था जहां मीरा काम करती थी। राजन ने उससे सवाल किए थे। उसकी नजरें तेज लेकिन दयालु थी, जो उसे आमतौर पर मिलने वाले उदासीनता या दुश्मनी से अलग थी। उसने उससे यह नहीं पूछा था कि वह महिला की गुमशुदगी में शामिल थी या नहीं। उसने उसके जीवन के लिए उसे जज नहीं किया। इसके बजाय उसके सवाल अलग थे, नरम, अधिक समझने वाले, जैसे वह केवल मामले को नहीं बल्कि उसे भी समझना चाहता हो। उनकी छोटी सी मुलाकात ने मीरा की आत्मा पर एक छाप छोड़ दी थी। राजन सिर्फ एक और आदमी नहीं था जो उसकी सेवाओं की तलाश में आया हो। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके अंदर कुछ जगह दिया, जुड़ाव की चाह, समझने की इच्छा। उसकी ईमानदारी, उसकी सच्चाई ताजी हवा की तरह थी। उसने उम्मीद की थी कि उनकी राहें फिर से मिलेंगी, लेकिन उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। आज रात हालांकि कुछ अलग है। इलाका हमेशा की तरह शांत है। नियन लाइटें मध्यम चमक रही हैं, गीली सड़कों पर लंबी परछाइयां डालती हुई। मीरा इंतजार कर रही है, गली के कोने पर खड़ी, अपनी आंखों से उन पुरुषों की भीड़ को तलाशती हुई जो वहां से गुजर रहे हैं। लेकिन उसका ध्यान उन पुरुषों पर नहीं है, उसका ध्यान उस पर है, राजन। वह यह नहीं बता सकती कि क्यों, लेकिन आज रात कुछ खास लग रही है। उसके सीने में एक खिंचाव सा महसूस हो रहा है, एक ऊर्जा जो हवा में चिंगारियां छोड़ रही है। उसे पता है कि वह करीब है, हालांकि वह नहीं जानती कि वह कहाँ है। वह उसे देखने से पहले ही उसे महसूस कर लेती है। उसकी मौजूदगी, शांत लेकिन प्रभावशाली, गलियों के शोर को चीरती हुई। जब वह उसे गली के दूसरे छोर पर देखती है, स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में नहाए हुए, तो उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है। राजन उसे पहले तो पहचान नहीं पाता। वह अपनी सोच में खोया हुआ है। उसकी वर्दी थोड़ी बिखरी हुई, उसके चेहरे पर लंबे दिन की थकान की लकीरें। लेकिन फिर उसकी नजरें उससे मिलती हैं। एक छोटा सा ठहराव, पहचान की एक झलक, और कुछ अनकहा। एक पल के लिए वे बस वहीं खड़े रहते हैं, एक दूसरे को देखते हुए, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। मीरा, वह धीरे से पूछता है,
उसकी आवाज में आश्चर्य की हल्की झलक। माधुरी, वह एक छोटी, उदास मुस्कान के साथ उसे सुधारती है। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी है, अनकहे शब्दों के बोझ से भारी। राजन इधर उधर देखता है, जैसे वह नहीं जानता कि आगे क्या कहना है। वह उसके लिए यहाँ नहीं है, वह हमेशा की तरह ड्यूटी पर है। लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा है जो मीरा को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वह सिर्फ एक रूटीन गश्त के लिए आया है। मैं मैंने तुम्हें यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी, राजन आखिरकार कहता है, उसकी आवाज सतर्क। क्या तुम ठीक हो? मीरा उसे देखती है, उसकी आंखों में कमजोरी की एक झलक। वर्षों में पहली बार वह खुद को उजागर महसूस करती है, जैसे कोई उसे सच में देख रहा हो, न कि वह मुखौटा जिसे वह पहनती है। वह सिर हिलाती है, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती। मैं ठीक हूँ, वह धीरे से कहती है, बस एक और रात। लेकिन जैसे ही वह यह कहती है, उसे पता चलता है कि ये शब्द झूठ हैं। आज रात कुछ अलग है। हवा में एक तनाव है जिसे वह समझा नहीं सकती, एक एहसास की चीजें बदलने वाली हैं, और जिन कारणों को वह अभी तक समझ नहीं पाई है, वो उम्मीद करती है कि राजन इसका हिस्सा हो। जैसे ही वे वहां खड़े होते हैं, शहर की आवाजें जारी रहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया सिमटकर सिर्फ उन दोनों तक सीमित हो गई हो। उस पल में मीरा हिम्मत करती है ये विश्वास करने की कि शायद, बस शायद, इस जिंदगी से परे भी कुछ है। लेकिन उसे नहीं पता कि वह शांत रात जल्द ही एक हत्या से टूटने वाली है। एक हत्या जो उन्हें दोनों को रहस्यों, झूठ और विकृत प्रेम के खतरनाक खेल में खींच लेगी। और इस पहेली का पहला टुकड़ा पहले ही चालू हो चुका है। उस रात बारिश भारी पर्दों की तरह गिर रही थी, फुटपाथ पर हथौड़े की तरह बरसते हुए, जैसे आसमान खुद रो रहा हो। मुंबई की सड़कों पर फिसलन थी, और आसपास के क्लबों की नियन लाइटें गीली जमीन पर झलक रही थी, हर चीज पर एक रहस्यमय चमक बिखेरते हुए। शहर की लय फिर भी टूटी नहीं थी। कारों का शोर, बारिश से बचने के लिए दौड़ते लोगों के कदमों की आवाजें, और अजनबियों की फुसफुसाहटें जो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे। लेकिन उस रात हवा में एक अजीब सी स्थिरता थी, एक सिहरन जिसका बारिश से कोई लेना देना नहीं था। दक्षिण मुंबई के बाहरी इलाके में एक शानदार होटल के अंदर खामोशी और भी तीव्र थी। पेंटहाउस स्वीट, जो कभी हंसी और जश्न से गूंजता था, अब एक भयानक हत्या का गवाह बन गया था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, बस खिड़कियों से छनकर आती चांदनी की हल्की रोशनी से रोशन। मृतक, एक जाने माने नेता विनय मल्होत्रा, महंगे कालीन पर अजीब तरीके से पड़ा था। उसकी आंखें डर के मारे चौड़ी खुली हुई थी, उसका मुंह एक मौन चीख में विकृत। क्रीम रंग की फर्श पर खून के गहरे और निर्दयी धब्बे थे। पुलिस पहले ही वहां पहुंच चुकी थी, इलाके को सील कर दिया गया था, लेकिन पेशेवर अंदाज के पीछे अराजकता का एहसास था। राजन, वह युवा और दृढ़ निश्चयी पुलिस अधिकारी जिसने एक बार रेड लाइट इलाके की छाया में मीरा से मुलाकात की थी, भारी मन से कमरे में प्रवेश करता है। उसकी नजरें अपराध स्थल पर घूमती हैं, वहां की भयावहता को आत्मसात करती हुई। मल्होत्रा एक प्रभावशाली व्यक्ति था, जिसके संबंध व्यवसायियों से लेकर राजनेताओं तक थे। उसकी मौत सुर्खियां बनाएगी, लेकिन राजन जानता था कि ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, ये एक संदेश जैसा लगता है। राजन, प्रेस बाहर इंतजार कर रही है। उसकी सहयोगी इंस्पेक्टर माया देशमुख कहती है, उसकी आवाज तनावपूर्ण है, यह बड़ा मामला है, हमें इसे सावधानी से संभालना होगा। राजन सिर हिलाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं। उसका दिमाग कहीं और है, अभी भी उसके सामने के दृश्य को समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वह शव के करीब जाता है, उसकी नजर एक छोटी जर्जर तस्वीर पर पड़ती है, जो आंशिक रूप से मृतक के हाथ के नीचे छिपी हुई थी। वह उसे उठाता है, उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। तस्वीर पुरानी थी, किनारे झड़ चुके थे, लेकिन चेहरे स्पष्ट थे। ये एक परिवार की समूह फोटो थी, कैमरे के लिए मुस्कुराते हुए। एक युवती, मुश्किल से किशोरी, सबसे आगे खड़ी थी। उसका चेहरा मासूमियत से दमक रहा था। राजन तस्वीर को लंबे समय तक देखता रहा। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिरन दौड़ गई। फोटो में महिला को पहचानना असंभव नहीं था। यह मीरा थी, लेकिन वह मीरा नहीं जिसे वह अब जानता है।
बल्कि वह लड़की जो वह कभी थी। यह तस्वीर उसके भीतर भ्रम का एक झटका भेजती है। इस हत्या से उसका क्या संबंध हो सकता है? वह फिर से कमरे का जायजा लेता है। उसकी नजरें संकरी हो जाती हैं। यहाँ कुछ गहराई से गलत है। नेता की मौत सिर्फ एक आकस्मिक हिंसा नहीं लगती। राजन की प्रवृत्ति तेज थी और वे उसे बताती हैं कि यह मामला उसकी कल्पना से कहीं अधिक जटिल होगा। रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में मीरा अपने छोटे से कमरे में लौट आई थी, सड़कों की अफरा तफरी से दूर। उसने पहले राजन की गहन नजर की उपस्थिति को झटकने की कोशिश की थी, लेकिन यह असंभव था। उसकी नजर ने उसे एक ऐसे तरीके से उजागर कर दिया था जैसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी। खिड़की पर बारिश हल्की आवाज के साथ गिर रही थी। उसका फोन पास की मेज पर वाइब्रेट करता है। ये एक अनजान नंबर से संदेश था। हमें बात करनी होगी। ये अतीत के बारे में है। आधी रात पुराने स्थान पर मिलो। उसकी धड़कन तेज हो गई। पुराना स्थान एक पुराना गोदाम था जो डॉक के पास था। वह जगह जहां वह कभी अपने अतीत के लोगों से मिला करती थी। उसकी रीढ़ में डर का एहसास सरक गया। इतने सालों बाद अब कौन उससे संपर्क कर रहा था? और यह सब उसके छूटे हुए अतीत से क्या संबंध रखता था? मीरा ने अपनी जैकेट उठाई और बाहर निकल गई। बारिश अब उसके कपड़ों को भिगोती हुई। जैसे ही वह मिलने के स्थान की ओर बढ़ी, जिन गलियों से वह गुजर रही थी, वे अजीब तरह से शांत थी और रात की नीरवता में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह गोदाम के पास पहुंची, उसने देखा कि कोई प्रवेश द्वार पर खड़ा है। वह अर्जुन था। उसका दिल एक पल के लिए थम गया और उसके ऊपर भ्रम की एक लहर दौड़ गई। अर्जुन, वह लड़का जिसे उसने कभी प्यार किया था, वह जिसने सालों पहले उसकी जिंदगी से गायब हो गया था, जिसे वह मरा हुआ मान चुकी थी। अर्जुन, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज बारिश की आवाज में डूबती हुई। अर्जुन ने पलटकर देखा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, हालांकि ये उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। मीरा, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गर्माहट और दुख का मेल था। काफी समय हो गया। मीरा एक कदम पीछे हटी। उसका दिमाग दौड़ने लगा। यह असंभव था। उसने उसे गिरते हुए देखा था। उसे गोली लगी थी, मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वह यहाँ जीवित और स्वस्थ कैसे खड़ा हो सकता था? मैंने सोचा तुम, उसने शुरुआत की, लेकिन शब्द फीके पड़ गए। तुम यहाँ कैसे हो? अर्जुन की आंखें गहरी हो गईं और उसका चेहरा गंभीर हो गया। मैं यह समझाने के लिए यहाँ नहीं हूँ। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है। वह नेता विनय मल्होत्रा, जिसे आज रात मृत पाया गया, वह हर चीज के पीछे था। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा अतीत, वह सब कुछ जो तुम जानती थी उसका विनाश। और वह सिर्फ एक सामान्य नेता नहीं है, मीरा। वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, कुछ खतरनाक। मीरा लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। उसके शब्दों का भार पत्थरों की तरह उसके भीतर डूब रहा था। उसने सब कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन टुकड़े मेल नहीं खा रहे थे। तुम क्या कह रहे हो? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। अर्जुन की नजरें ठंडी हो गईं और उसकी आवाज गंभीर हो गई। तुम इस खेल का हिस्सा हमेशा से थी, मीरा, चाहे तुम्हें पता हो या न हो। और अब वे तुम्हारे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास चाबी है। तुम्हारे पास हमेशा से चाबी थी। बारिश तेज हो गई, हवा में तनाव के साथ घुलती हुई। मीरा की दुनिया उसके चारों ओर ढहने लगी थी और उसे अब नहीं पता था कि किस पर भरोसा करना चाहिए। इसी बीच उसका फोन बजा। यह एक अनजान नंबर था। मीरा, तुम कहाँ हो? ये राजन की आवाज थी, तीव्र और चिंताजनक। हमें बात करनी होगी। कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। मीरा कुछ कह पाती, इससे पहले ही लाइन कट गई। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सेरन दौड़ गई। अर्जुन के शब्द ठंडी रात की हवा में गूंजते हैं। उसके खुलासे मीरा के दिमाग में तूफान की तरह गूंजते रहते हैं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। हर धड़कन उसके कानों में गूंजती है और वह यह समझने की कोशिश करती है कि उसने क्या कहा। कुंजी हमेशा तुम्हारे पास थी। ये शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे हैं, लेकिन उनका मतलब उसे समझ नहीं आता। वह सिर्फ एक बात जानती है, जो कुछ भी उसने अपने जीवन के बारे में समझा, वह सब झूठ था। अर्जुन पास आता है, उसका चेहरा गंभीर और बेचैनी से भरा हुआ।
मीरा, मुझे ध्यान से सुनो। वे तुम्हारे पीछे हैं। तुम्हें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। मीरा को लगता है जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। रेड लाइट इलाके की परिचित गलियां अचानक अजनबी लगने लगती हैं। जिन रास्तों पर वह आत्मविश्वास के साथ चला करती थी, वे अब घुटन भरे महसूस हो रहे हैं। उसके चारों ओर की दुनिया सिकुड़ती सी महसूस हो रही है। वह अर्जुन से सब कुछ पूछना चाहती है, उस नेता के बारे में, अपने परिवार के बारे में, और उन सभी वर्षों में उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उसके पास समय नहीं है। उसे जवाब चाहिए, लेकिन पहले उसे अपनी जान बचानी है। मैं नहीं जा सकती, वह कहती है। उसके शब्द उसकी मजबूरी की गहराई बयां कर रहे हैं। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। वे मुझे ढूंढ लेंगे। अर्जुन की आंखें सख्त हो जाती हैं। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प साफ झलकता है। इसीलिए मैं यहाँ हूँ, मीरा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उन्हें वह नहीं मिल जाता जो वे चाहते हैं। मीरा कुछ कह पाती, इससे पहले एक दूर की आवाज सन्नाटा तोड़ देती है। किसी कार का इंजन धीरे धीरे पास आता हुआ सुनाई देता है। अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसे अंधेरे में खींच लेता है। तभी एक काले एसयूवी कोने से मुड़कर धीरे धीरे गुजरती है। मीरा की सांस रुक जाती है और वह उस गाड़ी को दूर जाते हुए देखती है। हवा में ठंड अचानक और भारी लगने लगती है, जैसे खतरा कहीं आसपास ही हो। मेरे पीछे कौन है, अर्जुन? मीरा फुसफुसाती है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई देती है। वे मुझसे क्या चाहते हैं? अर्जुन का चेहरा सख्त हो जाता है। उसकी नजरें सतर्कता से सड़क का जायजा लेती हैं। ये तुम्हारे सोचने से कहीं बड़ा है। विनय मल्होत्रा सिर्फ एक नेता नहीं था। वह कुछ बहुत गहरे में शामिल था, एक सिंडिकेट जो अवैध हथियारों के व्यापार से लेकर मानव तस्करी तक सब कुछ चलाता है। तुम्हारे परिवार की मौत कोई हादसा नहीं थी, मीरा। तुम्हारे पिता वह इसे उजागर करने वाले थे, इसीलिए उन्हें मार दिया गया। उसके शब्दों का झटका मीरा को जैसे अंदर तक चीर देता है। उसके पिता? उसने हमेशा सोचा था कि उसके परिवार पर हुआ हमला एक दुर्घटना थी, एक त्रासदी जिसने उसे अनाथ और अकेला छोड़ दिया। लेकिन अब अर्जुन उसे कुछ और बता रहा है कि उसके पिता कुछ खतरनाक चीज का हिस्सा थे और उनकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। यह उन्हें चुप कराने की एक सोची समझी साजिश थी। मीरा का दिमाग तेजी से चलता है। उसके जीवन के टुकड़े अचानक एक डरावनी तस्वीर में बदलने लगते हैं। वह हमेशा परछाइयों में रही है, लेकिन उसने कभी नहीं जाना था कि ये परछाइयां कितनी गहरी थीं। तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया? वह पूछती है। उसकी आवाज आहत है। तुमने मेरे पास लौटने की कोशिश क्यों नहीं की? अर्जुन नजरें फेर लेता है। उसके चेहरे पर अपराधबोध की छाया साफ दिखती है। मैं चाहता था, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं पुलिस के लिए काम कर रहा था, अंदर से जानकारी जुटा रहा था। मुझे जिंदा रहने के लिए गायब होना पड़ा। और जब मैंने सुना कि तुम्हारा मल्होत्रा से संबंध है, मैंने सोचा तुम उनके साथ काम कर रही हो। मुझे यकीन करना था। मीरा को विश्वासघात महसूस होता है। तो तुम मुझ पर नजर रख रहे थे? इतने समय से मुझे देख रहे थे? अर्जुन सिर हिलाता है। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखता है। नहीं मीरा, मैं तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब सब कुछ बिखर रहा है। सिंडिकेट को पता चल गया है कि तुम जिंदा हो, और वे तुम्हें ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। बारिश तेज हो जाती है। एक स्टेडी दोनपुर जो मीरा के दिल में उठे तूफान से मेल खाता है। शेष पाठ अनुवाद की मांग पर जारी किया जाएगा। बारिश लगातार गिरती रहती है, जैसे प्रकृति भी मीरा के भीतर चल रहे तूफान को दर्शा रही हो। वह धीरे धीरे परछाइयों से बाहर कदम रखती है। उसका दिल डर और दृढ़ निश्चय के मिले जुले एहसास से धड़क रहा है। गली में एक अजीब सी घुटन है, जैसे पूरे शहर के राज उसके ऊपर दबाव बना रहे हों। वह आखिरी बार अर्जुन की ओर देखती है, जिसकी आंखों में एक जलती हुई तीव्रता है। फिर अपना कोट कसकर लपेटती है और रात के अंधेरे में आगे बढ़ जाती है। राजन का फोन कॉल उसके दिमाग पर भारी है। उसे पता है कि यह मुलाकात सब कुछ बदल सकती है। मुंबई की सड़कों पर चलते हुए शहर का शोर पृष्ठभूमि में धुंधला हो जाता है। चमचमाती नियॉन लाइटें, ट्रैफिक की दूर की आवाजें और कभी-कभी सड़क विक्रेताओं की चीख पुकार सब फीकी पड़ जाती हैं। इस समय बस एक ही बात मायने रखती है।
राजन और उसके पास छुपे हुए जवाब। गंतव्य शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान कैफे है। ऐसा स्थान जो अपने आप में एक अलग दुनिया जैसा लगता है। मीरा इस जगह को अच्छी तरह जानती है, जहाँ कोई सवाल नहीं करता और रहस्य नरम जैस संगीत के बीच साझा किए जाते हैं। राजन ने उसे यही मिलने के लिए बुलाया था, जांच पड़ताल के हंगामे से दूर। लेकिन वह यह सुनिश्चित नहीं कर पा रही है कि वह किस स्थिति में खुद को झोंक रही है। जब मीरा कैफे पहुंचती है, तो यह बाहर से खाली लगता है। मध्यम रोशनी में खाली मेजों की लंबी परछाइयां दिखाई देती हैं। लेकिन अंदर जाते ही वह उसे देखती है, राजन, एक कोने में बैठा हुआ। उसकी पीठ दरवाजे की ओर है। बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा मीरा उसे याद करती है, थका हुआ। उसकी वर्दी थोड़ी मरोड़ी हुई, उसकी आंखें थकी लेकिन दृढ़। जैसे ही उनकी नजरें मिलती हैं, कमरे में एक अजीब तनाव भर जाता है। मीरा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है, हर कदम उसके निर्णय का बोझ लिए हुए। राजन, वह कहती है। उसकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ है। वह उसके सामने बैठती है। उसकी आंखें उसके चेहरे को परखने लगती हैं, ये देखने के लिए कि क्या वह झूठ बोल रहा है। मीरा, राजन शांत स्वर में जवाब देता है। उसकी आंखों में चिंता है और कुछ और ऐसा जो मीरा समझ नहीं पाती। वह आगे झुकता है। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है। मैं नहीं चाहता था कि तुम इसमें उलझो। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का कभी नहीं था। मीरा गहरी सांस लेती है, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने की कोशिश करते हुए। फिर तुमने मुझे इसमें शामिल क्यों किया? मुझसे झूठ क्यों बोला, राजन? राजन का चेहरा गिर जाता है। मैंने तुमसे कभी झूठ बोलने का इरादा नहीं किया, वह पछतावे भरे स्वर में कहता है। मुझे तब सच्चाई का पता नहीं था, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम उस चीज के केंद्र में हो, जो हम दोनों से कहीं बड़ी है। मीरा सिर हिलाते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आता। तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो, राजन। लेकिन अब अर्जुन कह रहा है कि तुम उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हो जिन्होंने मेरे परिवार को मारा, जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। राजन की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उसकी आवाज थोड़ी तेज हो जाती है। अर्जुन? वह इस बारे में क्या जानता है? मीरा पीछे झुकती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह कहता है कि तुम इंस्पेक्टर राणा के साथ काम कर रहे हो, उसी सिंडिकेट का हिस्सा हो जो इस शहर में सब कुछ नियंत्रित करता है, ड्रग्स, मानव तस्करी, हथियारों की तस्करी। और मेरे पिता की मौत कोई हादसा नहीं थी। उन्हें इसलिए मारा गया क्योंकि वे इसे उजागर करने वाले थे। कमरे में खामोशी छा जाती है। राजन उसे घूरता है। उसका चेहरा अविश्वास और अपराध बोध का मिश्रण दिखाता है। वह लंबे समय तक कुछ नहीं कहता। सच्चाई उसके अंदर डूब रही है, लेकिन इसे स्वीकार करना असंभव सा लगता है। मैं तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रहा था, राजन अंततः कहता है। उसकी आवाज कांप रही है। मुझे नहीं पता था कि यह सब ऐसा होगा। जब मैं तुमसे पहली बार मिला, मुझे नहीं पता था कि तुम कौन हो। लेकिन जब मुझे पता चला, मैंने दूर जाने की कोशिश की। मैंने तुम्हें इससे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बेकाबू हो गया। मुझे नहीं पता था कि मैं किस पर भरोसा कर सकता हूँ। मीरा का दिल दुखता है। वह उसे विश्वास करना चाहती है, लेकिन जब सबूत विपरीत दिशा में इशारा कर रहे हों, तो वह कैसे करे? उसकी आंखों के सामने उसका बचपन का वह फोटो चमकता है, जो राजन ने अपराध स्थल पर पाया था। वह वहां क्या कर रहा था? और उसने उसे इसके बारे में पहली मुलाकात में क्यों नहीं बताया? मीरा धीमी आवाज में पूछती है, राजन, मुझे सच जानना है। यह सब क्या है? तुम्हारा राणा और सिंडिकेट के साथ क्या रिश्ता है? क्या तुम उनमें से हो, या तुम इसे अंदर से खत्म करने की कोशिश कर रहे हो? राजन की आंखें दृढ़ता से भर जाती हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं कसम खाता हूँ। मैं जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें बेनकाब करने का रास्ता ढूंढ रहा था। लेकिन मैं बहुत गहरे चला गया, और अब उन्हें पता चल गया है कि मैं उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे धमकी दी है। उन्होंने तुम्हें धमकी दी है, लेकिन मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मीरा उसकी ओर देखती है। उसका दिल बंटा हुआ है। वह उसे विश्वास करना चाहती है। वह ये विश्वास करना चाहती है कि जिस आदमी को वह जानती थी, वह अभी भी वही व्यक्ति है। लेकिन उसके सीने में एक संदेह की हल्की चुभन है। तभी
कैफे का दरवाजा खुलता है और एक आकृति अंदर कदम रखती है। मीरा की सांस रुक जाती है जब वह इंस्पेक्टर राणा को पहचानती है। उसका आगमन कमरे में एक भारी और खतरनाक एहसास भर देता है। राणा की ठंडी निगाहें पूरे कमरे में घूमती हैं, जब तक कि वह राजन पर टिक नहीं जाती। मैंने तुम्हें उससे दूर रहने को कहा था, वह धीमी और खतरनाक आवाज में कहता है। तुम बहुत समय से दोनों तरफ खेल रहे हो, राजन। अब तुम्हें चुनना होगा। राजन जल्दी से खड़ा हो जाता है। उसका हाथ उसकी जैकेट के नीचे कुछ छिपे हुए की ओर बढ़ता है। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह कमरे में गहराती हुई खतरनाक स्थिति को महसूस कर सकती है। राजन, मीरा धीरे से कहती है। उसकी आवाज डर से कांप रही है। यह क्या हो रहा है? राजन उसे देखता है। उसकी आंखों में माफी और दृढ़ता का मिश्रण है। यहाँ से निकल जाओ, मीरा। अभी। लेकिन मीरा हिलने से पहले राणा की आवाज हवा को चीर देती है। अब बहुत देर हो चुकी है। तुम कहीं नहीं जा रही। कमरे में घातक सन्नाटा फैल जाता है। तीनों एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां हर कदम खतरनाक है। मित्र और शत्रु की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और मीरा को एहसास होता है कि जो रास्ता वह चुनेगी वही उसका और राजन का भाग्य तय करेगा। मुंबई का शहर कभी नहीं सोता। सुबह के हल्के कोहरे में लाइटें टिमटिमाती रहती हैं। ट्रैफिक की आवाज लगातार गूंजती रहती है और सड़कों की धड़कन कभी थमती नहीं। लेकिन मीरा के लिए सब कुछ बदल गया है। जो परछाइयां कभी परिचित और सुकून देने वाली लगती थी, अब वे अनंत महसूस होती हैं, हर दिशा में फैलती हुई, ऐसे सच को छुपाए हुए जो सहने के लिए बहुत दर्दनाक हैं। फिर भी इस अंधकार के बावजूद एक उम्मीद की झलक है, आत्ममुक्ति का एक मौका। कैफे में हुई टकराव के अगले दिन चीजें तेजी से बदल गईं। डर से भरा माहौल और खतरे की गंध हर ओर थी। राजन ने अपना निर्णय ले लिया था। उसने इंस्पेक्टर राणा के साथ विश्वासघात किया और सिंडिकेट को अधिकारियों के सामने उजागर कर दिया। लेकिन इसके लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना करियर, अपनी आजादी और अपनी जान। इसके बाद मची अफरा तफरी में जब पुलिस सिंडिकेट के ऑपरेशन को खत्म करने के करीब थी, मीरा को छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा। अर्जुन, जो कभी उसके अतीत का हिस्सा था, लौट आया, न प्रेमी के रूप में और न ही रक्षक के रूप में, बल्कि एक सहयोगी के रूप में, एक ऐसी लड़ाई में जो उनसे कहीं बड़ी थी। साथ में उन्होंने उन लोगों की पहुंच से बचने में सफलता पाई जो उन्हें चुप कराना चाहते थे। और जब शहर सतह के नीचे ब्रेविंग तूफान से अनजान अपनी जिंदगी में व्यस्त था, मीरा सार्वजनिक दृष्टि से गायब हो गई। उसकी पहचान मिटा दी गई और उसने अपने परिचित दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ लिए। लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। महीने बीत गए। राजन की कार्रवाइयों ने एक जंजीर प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे शहर की अंडरवर्ल्ड के सबसे ताकतवर खिलाड़ी धराशायी हो गए। इंस्पेक्टर राणा गिरफ्तार हुआ। उसके संबंध उन्हीं लोगों ने उजागर किए जिनका वह कभी इस्तेमाल करता था। सिंडिकेट की पकड़ कमजोर हो गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। राजन भूमिगत हो गया। अधिकारियों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा था कि ऑपरेशन के बाकी हिस्से नष्ट कर दिए जाएं। वह एक भगोड़ा जैसा हो गया था, लेकिन उसकी कोशिशें व्यर्थ नहीं गई। उसने एक ऐसा सच उजागर करने में मदद की थी जिसके लिए शहर तैयार नहीं था। मीरा, जो अब एक नई पहचान के साथ रह रही थी, मुंबई से दूर एक शांत पहाड़ी कस्बे में बस गई थी, जहां केवल पेड़ों के बीच बहती हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। उसका अतीत, जो पूरी तरह कभी नहीं गया था, उसके भीतर गहराई में दबा हुआ था। वह अब वह लड़की नहीं रही थी जो रेड लाइट एरिया की गलियों में चलती थी, न ही वह महिला जो अतीत की जंजीरों में बंधी हुई थी। तस्वीर में जो लड़की थी, किसी और जीवन का मासूम चेहरा अब बस एक याद बनकर रह गया था। मीरा ने एक छोटे कैफे में नौकरी कर ली थी, जहां वह बेकिंग करती और ग्राहकों की सेवा एक हल्की लेकिन दूरी भरी मुस्कान के साथ करती। उसका अतीत, राजन के स्पर्श और अर्जुन के विश्वासघात की यादें उसे अब भी सताती थी। लेकिन उसने आगे बढ़ना सीख लिया था। उसे करना ही था, अपनी खुद की जिंदगी के लिए, उस महिला के लिए जो वह बनना चाहती थी। एक दोपहर, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे धीरे धीरे डूब रहा था और कस्बे पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी, मीरा कैफे के बाहर बैठी चाय की चुस्कियां ले रही थी। ये शांति सुकून भरी थी,
हवा ठंडी और साफ थी। उसने अभी अभी अपनी ड्यूटी खत्म की थी जब उसने सड़क पर एक आकृति को चलते देखा। एक आदमी काले कोट में, जिसका चेहरा उसके कॉलर की छाया में छुपा हुआ था। उसका दिल धड़कना बंद कर गया। राजन। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। उसके चारों ओर की दुनिया धुंधली हो गई और उनके बीच की दूरी जैसे गायब हो गई। वह ज्यादा बदला नहीं था। उसकी आंखों में वही दृढ़ नजरिया, वही परिचित खड़ा होने का तरीका, लेकिन उसकी निगाहों में एक उदासी थी, एक भार जो पहले नहीं था। मीरा खड़ी हो गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था जब उसने उसे पास आते देखा। राजन कुछ कदम दूर रुक गया। उसकी आंखें मीरा से मिल गईं। शब्दों की जरूरत नहीं थी। दोनों जानते थे कि क्या हुआ था, क्या निर्णय उन्होंने लिए थे और क्या त्याग किया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम गायब हो जाओ, राजन ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में महीनों की पछतावा झलक रही थी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, मीरा, लेकिन मैं नहीं कर सकता था। जो कुछ हो रहा था, उसके साथ यह संभव नहीं था। मीरा के होंठ खुले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकले। वह उस पर चिल्लाना चाहती थी, जवाब मांगना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। इसके बजाय उसने बस सिर हिलाया। उसने अपना रास्ता चुना था और उसने अपना। दोनों सच्चाई से बंधे थे, जिससे वे बच नहीं सकते थे। एक सच्चाई जिसने उनकी जिंदगियों को तोड़ दिया और उन्हें बिखरा हुआ छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वे वहां खड़े थे, दिन की फीकी होती रोशनी में उनके बीच कुछ अनकहा गुजर गया। अतीत के भूत अब भी मंडरा रहे थे, लेकिन वे अब उन्हें बांधने वाली जंजीरें नहीं थे। राजन करीब आया, हाथ बढ़ाया, लेकिन मीरा ने धीरे से उसे पीछे कर दिया। उसने उसकी आंखों में देखा, उस आदमी को खोजते हुए जिसे वह कभी जानती थी, वह आदमी जिसने उसे बचाने की कोशिश की थी, जो उसी अंधकार में खो गया था। जैसा वह। उसने उसकी आंखों में दर्द देखा, तड़प देखी, लेकिन वह जानती थी कि उनके रास्ते अब इतने अलग हो चुके थे कि वे कभी साथ नहीं चल सकते। मुझे माफ कर दो, राजन, मीरा ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, हालांकि उसका दिल दुख रहा था। मुझे आगे बढ़ना होगा। मुझे अपनी खुद की राह ढूंढनी होगी। राजन ने सिर हिलाया। उसका चेहरा पढ़ पाना मुश्किल था। लंबे समय तक दोनों हिले नहीं। फिर भारी मन से राजन मुड़ा और दूर चला गया। उसकी आकृति धीरे धीरे दूरी में गायब हो गई। मीरा वहां कुछ देर तक खड़ी रही, उसे गायब होते देखती रही। सालों का भार उसके कंधों पर आकर बैठ गया। उसने जाना कि जो फैसले उन्होंने लिए, जो प्यार उन्होंने साझा किया, वह एक ऐसी जिंदगी का हिस्सा थे जिसमें वह अब कभी वापस नहीं जा सकती थी। लेकिन उसी पल उसके भीतर कुछ बदल गया। वह वही व्यक्ति नहीं रही थी जो वह थी। वह महिला जो वह बन रही थी, वह मजबूत थी, जो अब अपने भविष्य को परिभाषित करने के लिए अतीत पर निर्भर नहीं थी। जैसे ही सूरज आखिरकार पहाड़ियों के पीछे डूबा, मीरा ने गहरी सांस ली, दुनिया का भार थोड़ा हल्का महसूस करते हुए। तूफान शायद गुजर गया था, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसके लिए एक नई शुरुआत इंतजार कर रही थी, जो उसके अपने फैसलों, उसकी ताकत और उसकी दृढ़ता से बनेगी। और लंबे समय बाद मीरा ने पहली बार भविष्य की संभावना पर विश्वास करना शुरू कर दिया।